छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजन कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर यूट्यूब चैनल न्यूज 36 लाइव ला सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन ला दबाओ। जय जोहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के खबर 36 में। नई दिल्ली के होटल ताज में आयोजित फिक्की भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के 92वां वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल शामिल हो। इस मौका में प्रदेश के जम्मो विषय में अपन विचार रखीस। आवा देखी एक खास कार्यक्रम ला। श्री भूपेश बघेल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, डॉक्टर संगीता रेड्डी, प्रेसिडेंट इलेक्ट फिक्की, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, past President Vicky, past presidents, other past presidents of the dais, friends from industry, ladies and gentlemen. On behalf of Vicky, it gives me immense pleasure to welcome Shri Bhupesh ji. Sir, we are deeply honored, privileged and grateful to have you with us today. Honorable Chief Minister, your understanding of the grassroots issues concerning the general public and constant focus on inclusive development makes you a popular leader in Chhattisgarh. It is amply reflected in your initiatives of the state government for boosting agriculture, rural economy, and also industrial development. India has witnessed tremendous growth since the liberalization of its economy. There has been a tenfold jump in the country's GDP from about $270 billion in 1991 to $2.7 trillion in 2018-19. The Indian growth story is nothing but the aggregation of the growth at the state level. The country now aspires to become a 5 trillion economy by the year 2025. Reaching this milestone would be incumbent upon the performance by the states and of the states. Sir, your views on the state of the Indian economy and the role of the states in empowering India's growth will be very enlightening for the participants. I would now like to request Dr. Jyotsna Suri, past President Vicky, to take forward the proceedings of this session. Over to you, Jyotsna ji. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Sandeep. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी स्टेट अभी सिर्फ 19 साल की है। आपकी स्टेट की आबादी है कुछ 2.5 करोड़ लोग हैं। आपकी स्टेट बहुत ही फॉर्चुनेट स्टेट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं। आपके पास 40% आपका फॉरेस्ट कवर है। टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सब जहाँ आप साथी बैठे हैं अपनी स्टेट के बारे में हमें बताएं, ताकि आपकी स्टेट की जो एक और बात भी है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इस वक्त, वन ऑफ द मोस्ट vigorously and fastly developing states of our country. लेकिन मैंने जैसे कहा कि अवेयरनेस नहीं है। आप हमें कुछ बताएं अपनी स्टेट के बारे में, आपकी क्या विजन है और किस तरह से आप अपनी स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए भी अच्छा रहे और देश के लिए भी जीडीपी की ग्रोथ में आए। सबसे पहले मैं फिक्की को धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों की धारणा यही है कि मिनरल स्टेट है और वहाँ आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, जितने भी मिनरल्स है छत्तीसगढ़ में है और उसके आधार पर बड़े उद्योग लगे। सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट लगा, फिर उसके बाद सीरीज में स्टील इंडस्ट्री लगी, सीमेंट प्लांट भी बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम प्लांट है, पावर प्लांट हमारे यहाँ है, सरप्लस स्टेट है, 24,000 मेगावाट वहाँ उत्पादन होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख। तो जो एवरेज जो जनसंख्या देश के उससे बहुत कम है हमारे यहाँ।
44% जंगल है। लेकिन अभी तक के जो लोग आए वो कोर सेक्टर में ही आए, दूसरे क्षेत्र में लोग नहीं आए, या हम लोगों ने उस प्रकार से प्रमोट भी नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत झरने भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ भी हैं, बहुत अच्छे जंगल भी हैं। और भीनसांग वहां गए हुए थे। नालंदा के बाद यदि दूसरा सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर बौद्धिस्ट का रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ है। श्रीपुर, राम वन गमन, राम जब वनवास गए तो सबसे ज्यादा लंबा समय हमारे छत्तीसगढ़ में, और उसका तो ननिहाल भी है, कौशल्या माता का मंदिर भी है। तो टूरिज्म के हिसाब से हमने कभी उसको प्रमोट नहीं किया, देखा भी नहीं। और आप इको टूरिज्म के हिसाब से भी अब हम लोग डेवलप करना शुरू किए हैं। लोगों की धारणा यह है कि छत्तीसगढ़ में जैसे एयरपोर्ट से निकलेंगे आपको सबसे पहले नक्सली धार तक पहुंचेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ जंगल में बहुत सारे वन औषधि हैं, सारे रॉ मटेरियल वहां से निकल के आते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल में कोई इंडस्ट्री वहां नहीं है। अपार संभावनाएं वहां है। आप अब चाय भी उत्पादन होना शुरू हो गया है, कॉफी भी उत्पादन शुरू हो गया है। वनौषधि और जड़ी बूटियां इतनी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी 2019 जो उद्योग नीति हमने लागू की है, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया है, जिसमें जो वनोपज है उस पे हमने ज्यादा फोकस किया है। हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में भी फल भी उत्पादन हो रहे हैं, सब्जी भी उत्पादन हो रहे हैं, अनाज भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन उससे जुड़े हुए कोई उद्योग नहीं है। और भारत सरकार की जो नीति है, खासकर जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, उसमें आप फूड पार्क तो बना रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल की कोई मदद नहीं हो पा रही है। यदि किसी एक व्यक्ति को यदि मदद मिलती तो निश्चित रूप से जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो ज्यादा लग सकते थे, जो कि नहीं लगे, और उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और मैं आमंत्रित भी करना चाहूंगा जो वनौषधि से जुड़े हुए जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो साथ ही जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग लगाना चाहते हैं, हमने एथनॉल के लिए भी नीति बनाई है। अनाज सरप्लस है हमारे छत्तीसगढ़ में, खूब धान भी होता है, मक्का भी है, गन्ना भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन हम किसानों को रेट भी नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरे तरफ अनाज देश में भी आप देखें तो सरप्लस है। और यदि बायोएथनॉल हम बनाते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि विदेशी धन भी हमारा बचेगा, नए उद्योग भी लगेंगे, और किसानों को दाम भी मिलेगा, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और राजस्व की वृद्धि भी होगी। तो भारत सरकार से हमने यही निवेदन किया, लेकिन वो गेंद कभी खाद्य विभाग की तरफ जाता है, खाद्य मंत्रालय में, तो उसके बाद फिर वो किसी मंत्रालय में चला जाता है, कभी पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ चला जाता है। हमने यही निवेदन किया कि यदि एथनॉल प्लांट लगाने की अनुमति आप देते हैं तो 1 साल के लिए कैसे कर सकते हैं, कोई उद्योग कैसे लगेगा, इसको कम से कम 10 साल करिए। वो हमारा प्रपोजल गया हुआ है। यदि एथनॉल प्लांट पूरे देश भर में लगाया जाए तो आज सरप्लस है हमारे पास, 3 साल के लिए अनाज पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। किसान को हम दाम भी नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य में खरीदी भी नहीं हो रही है। तो ये और खासकर जो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो बड़े काम किए वो ये है कि किसानों की ऋण माफी हमने की, और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा। तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ ये हुआ कि आदिवासियों की क्रय शक्ति बढ़ी, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, और यही कारण है कि पूरे देश में जहां मंदी है, हमारे छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। यदि अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो 25% का उछाल हमारे छत्तीसगढ़ में है। सराफा में आप देखें 84% की वृद्धि है, रियल एस्टेट में 1.5 गुना की वृद्धि है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हमारे यहाँ उछाल नहीं है, इसलिए कि हमने लोगों की क्रय क्षमता है वो बढ़ाई है, लोगों की जेब में, उसके खाते में पैसा डालने का काम किया। वो बाजार
यदि किसानों को, गरीबों को ये पैसा देंगे तो वो रखते नहीं है, वो तुरंत वो बाजार में आता है और बाजार में उसका 1 महीने के अंदर ही असर दिखाई देता है। यदि मार्च महीने में आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 36.5% कुछ ग्रोथ है। तो जहां देश भर में 19% या 13% की जो कमी आई है, हमारे यहाँ 25% ग्रोथ है। तो हमारे यहाँ सभी, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे लघु वन उपज है, उससे जुड़े उद्योग है, और खासकर जो आप यदि टूरिज्म की तरफ बढ़ें, उसकी भी अपार संभावना है। तो टूरिज्म पे ही मैं आपको लेके जाती हूँ फिर से, क्योंकि आपके पास बहुत बढ़िया मॉन्यूमेंट्स भी हैं। ननिहाल हैं, आपने कहा था जैसे कि, और अब तो एक बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है अयोध्या में। तो ऐसा होना चाहिए कि सब पहले ननिहाल आएं और फिर आगे अयोध्या जाएं, एक सर्किट बनाना चाहिए। तो वो सर्किट के लिए आपने क्या सोचा है? और दूसरा आपका शिवलिंग है जी वहां पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल स्टोन शिवलिंग इज इन छत्तीसगढ़। तो ये सब चीजें किसी को पता नहीं है। हम लोग टूरिज्म पे जब बात कर सोचते हैं तो हम राजस्थान, केरला सब जगह सोचते हैं, छत्तीसगढ़ ऊपर नहीं आता। तो हमें अवेयरनेस चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को पता चले कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। इको टूरिज्म है आपके वहाँ। हम एक नया टूरिज्म हम लोगों ने शुरू किया, एथनिक, जिसमें आपके ट्राइबल बस्तर के जैसे लोग हैं। देयर आर मेनी इंटरेस्टेड ट्रैवलर्स नाउ इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिक who want to see how the tribals actually live. तो ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाया जाए तो फिर कुछ लोगों को पता चले। आपका क्या ख्याल है जी टूरिज्म के बारे में? बिल्कुल, मैं इसके स्वागत करता हूं, और हमारी सरकार उस दिशा में काम करना शुरू भी कर दी है। अभी हमने जैसे जसपुर, जिसका उल्लेख आपने किया, सबसे बड़ा शिवलिंग है जसपुर में है, और उसमें अभी जसपुर महोत्सव भी किए और उसमें बहुत सारे लोग आए भी, उसका प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही राम वनगमन के बारे में बात हुई है। कौशल्या जी के एकमात्र मूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी में वो उनकी मूर्ति मंदिर बना हुआ है, और कल ही मैं उसके विस्तार के शिलान्यास करने जा रहा हूं। और राम वनगमन पथ हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके डेवलपमेंट के मतलब उसके कार्य योजना भी हमने बना ली है, और उसकी कल शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। साथ ही बस्तर में आप देखेंगे कि जहां चित्रकूट का फाल भी है, तो वहां 2-3 बड़े बड़े फाल हैं, गुफा भी है, और सुंदर सुंदर जंगल भी है। और उनके जो आदिवासी की जो संस्कृति है, जो घोटुल, जिसके पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है, तो वो हमारे बस्तर में है। लेकिन उतने ही खूबसूरत हमारा सरगुजा भी है। सरगुजा है, कोरिया है। रायगढ़ के इलाका में आप जाएंगे, देखेंगे 5000 साल पुराना आपका नाट्यशाला मिलेगा। तो टूरिज्म के हिसाब से बहुत सुंदर जगह है, और अभी तक के लोग केरल से लेके राजस्थान तक के जाते हैं, गुजरात जाते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ एक अछूता क्षेत्र रहा है और नया क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा, लोग जाना भी पसंद करेंगे नए जगह। तो उस क्षेत्र में जो काम करना चाहे, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो इसी सिलसिले में मैं एक सवाल आपसे और करूंगी, जो माओवादी समस्या है जी, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर रहता है कि अगर हम वहां जाएंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी की क्या सुविधा है, तो जरा उस पे थोड़ा सा डालेंगे जी हमारा। देखिए, माओवादी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रायपुर एयरपोर्ट उतरें और आपको धर दबोचें। आप जगदलपुर चले जाइए, दंतेवाड़ा चले जाइए, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई के मंदिर भी है, वहां तक के कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो अंदर आप जाएंगे जी, तब तकलीफ है। और माओवादी कहाँ है? जहां गरीबी है, जहां भूखमरी है, जहां शोषण है, जहां अत्याचार है, वहां माओवादी है। और इसके लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई, तो सबसे पहले बात यह है कि लोगों का विश्वास जीतना। लोगों को विश्वास जीतने का काम हमने किया, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनके अधिमान्यता पत्र देने की बात है, चाहे तेंदुपत्ता 4000 बोनस देने की बात है,
उनके रोजगार है, उनकी शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि पिछले साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इस साल 50% की कमी आई है, क्योंकि उनका विश्वास हम जीतने में सफल होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने किया मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, और इस साल हम लोगों ने 6 लाख लोगों को, जून से लेकर अभी तक के जब शुरुआत की उसे 6 लाख लोगों को इलाज हमने किया। उसी के साथ कुपोषण भी बड़ी समस्या है, और जो डीएमएफ के जो पैसा है उसमें स्वास्थ्य में, शिक्षा में और रोजगार में और कुपोषण के खिलाफ सुपोषित छत्तीसगढ़ की योजना हमने शुरू की। गर्म भोजन भी हम दे रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और अब सीधी बात यह है कि लोग उतने ही हैं, अब या तो उसको हल पकड़ा दीजिए या उनको जॉब दे दीजिए या फिर वो बंदूक पकड़ेंगे। तो हमने जो नीति बनाई है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दें, और उसका परिणाम, सुखद परिणाम यह है कि 50% की कमी आई है। और हमने ये कहा कि आदिवासियों को मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आंकड़ा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तविक में जो बड़े नक्सली नेता हैं उनको पकड़िए। और इस साल हमने 9 बड़े नक्सली नेता को या तो मारने में सफल रहे, या गिरफ्तार करने में सफल रहे, या सरेंडर कराएं, जो बड़े हथियारबंद, बड़े कमांडर इस जो उनके नेता हैं। तो इस स्थिति में अब जो नक्सली है धीरे धीरे उसमें कमी आ रही, नक्सल गतिविधि में कमी आ रही है। और जैसे जैसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी कम होता जाएगा। तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए एक तो आपने सोचा ही है, टूरिज्म इज वन एस्पेक्ट। हैंडीक्राफ्ट, आपका हैंडीक्राफ्ट भी वहाँ का बहुत अच्छा है, खास करके बैम्बू का भी है, मेटल का भी है। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। 2000 डिग्री में आप आयरन और को स्मेल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 1600 डिग्री में ही हमारे लोग करते रहे, सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। और उसे उस मेटल में कभी जंग नहीं लगता, और ऐसे वो लोग सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। और उसका जो आप मेटल के जो कारीगरी देखेंगे तो बस्तर आर्ट है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है जी। सारी दुनिया में बस्तर आर्ट मशहूर है, और इसको हमें और आगे भी बढ़ाना है। इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा, क्योंकि खास इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट आप आई एम श्योर कि आप चाहेंगे कि वेरियस एलिमेंट्स में इन्वेस्टमेंट आए। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट वहाँ का है। बहुत सारी चीजें आपकी, बनानाज हैं, वहाँ पे गुआवा है, ये सब चीजें जो हैं। प्रॉब्लम या जो मुझे दिखती है आपकी स्टेट में है कि आपका रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, लेकिन आप उसको वैल्यू एडिशन अपनी स्टेट में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री की जरूरत है। यहाँ सब बैठे हैं, इनको सबको इनवाइट करिए, वहाँ आए और इंडस्ट्री लगाएं। मेरे यहाँ पपीता भी होता है, आम भी है, और आपको बिही, सबसे बढ़िया बिही आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। लेकिन आप और अंदर जाते हैं, बस्तर में जाते हैं, सबसे ज्यादा इमली हमारे बस्तर में, आम भी सबसे ज्यादा, आंवला भी सबसे ज्यादा। आपको हर्बल में सब कुछ मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। तिखुर एक जो कंद है वो हमारे केवल बस्तर में मिलेगा, आपको दूसरी जगह नहीं मिलता, जो उपवास में करते हैं। टाऊ हमारे यहाँ है, जो केवल नेपाल के तराई में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ टाऊ होता है, छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। उससे जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार की इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, उसके लिए हमने ABCD ग्रुप में डाला हुआ है। और उसको जो खासकर वनांचल एरिया में यदि उद्योग लगाते हैं, हमारे पास सड़क मार्ग भी है, कुछ जगह ट्रेन भी है, कुछ जगह हमारे अब हवाई जो एयर सर्विस है। हालांकि प्रधानमंत्री जी पिछले समय उद्घाटन करके जगदलपुर में गए थे, शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन एयरपोर्ट है, तो वो सुविधाएं भी है। और हम उसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करेंगे बनिस्बत के जो AB ग्रुप के हैं। इसलिए A और B ग्रुप नहीं किए, इस समय ABCD कर दिए। तो जो जहां उद्योग बिल्कुल नहीं है, वहां निश्चित रूप से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं देंगे और अनुदान भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, आप ये बताइए जी कि आजकल फेडरलिज्म है, स्टेट्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपका स्टेट तो बहुत ब्लेस्ड है, बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, आपके बहुत मिनरल्स हैं,
तो सेपरेटली अगर आप बताएं, बिकॉज यहाँ बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, कईयों के आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कईयों के नहीं भी हैं, तो आपका स्टेट अंडर योर लीडरशिप बड़ी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है, और मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करवा रहे हैं आप, क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या प्रपोजल्स दे रहे हैं, कितनी जल्दी आप जमीन दे सकते हैं, कितनी जगह कितनी जल्दी क्लियरेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टेट्स compete कर रहे हैं एक दूसरे से। देखिए, जहां तक के बड़े उद्योग लगाने की बात है उसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन जो भारत सरकार की नीति है वो उसमें उद्योग फ्रेंडली होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो 2015 में 2014-15 में आपने सारे जितने भी आपके कोयला खदान थे सबको आपने निरस्त कर दिया। हमारे यहाँ 9 जो खदानें चल रही थी उसको बंद कर दिया, जिसमें से बहुत सारे अभी शुरू भी नहीं हो पाए। तो इसका नुकसान तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। आपने जो पॉलिसी बनाई उसका खामियाजा चाहे आयरन सेक्टर में देख लीजिए, स्टील सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो सीमेंट सेक्टर में देख लीजिए, चाहे पावर सेक्टर में देख लीजिए, हमारे सब कुछ भरपूर उत्पादन हो रहा है और हम लोग मदद भी करना चाहते हैं। मेगा प्लांट आए, इसमें कोई हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लचीला हो, लेकिन भारत सरकार की जो नीति है वो उसके हिसाब से नहीं है। आपने जो नीति बनाई, पहले आपने नीलामी कर दी कोयला की, आयरन की भी नीलामी की बात कही, एक बार नीलामी की, दूसरी बार कोई आया नहीं, तीसरे बार आप सब राज्यों को आपने आवंटित करना शुरू कर दिया, तो हमको तो नुकसान हो गया साहब। यदि आप नीलामी करते तो 30 साल में छत्तीसगढ़ को 9 लाख करोड़ रुपए मिलता, लेकिन आपने नीलामी बंद कर दी, राज्यों को आवंटित कर दिया, एमडीओ शुरू कर दिया, उसमें 100 रुपया मिलता हमको, और इसमें जब नीलामी किए तो 2300 से लेकर 3200 रुपये तक के प्रति टन हमको मिलता था। तो हमारा तो नुकसान हो गया, 9 लाख करोड़ का हुआ नुकसान हमारा। तो उसी प्रकार से आप चाहे अब कोई आयरन सेक्टर में देखें, उसमें भी आप नीलामी में जा रहे हैं, 2020 तक के वो भी समाप्त हो जाएगा जिसको मिला हुआ है, फिर उसमें जाएंगे, तो आप कहां ले जा रहे हैं। आप कोर सेक्टर के भी आप देखेंगे तो भारत सरकार ही नीति बनाएगी। अब तो पहले जो जो खनिज नीति थी उसमें काफी परिवर्तन कर दिया, राज्यों के जो अधिकार है उसको भी आपने सेंटर में ले लिए, लेकिन सेंटर में हो क्या रहा है। आज देखिए, देश के इकोनॉमिक है वो बहुत स्लो डाउन है, पिछले 7 आप तिमाही के देखेंगे लगातार गिरते जा रहा। 5 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां पहुंचेगा। आप 2030 तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो आप निर्णय ले रहे हैं वो देश की ऊर्जा को उत्पादन की दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि प्रतिगामी जो निर्णय हुए हैं उससे देश का नुकसान हो रहा है। जो शक्ति है वो खत्म हो जा रहा है। जहां तक कि हमारे छत्तीसगढ़ की बात है, चाहे लघु हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बड़े उद्योग हैं, इसके लिए हमने नीति बनाई है। मेरे पास एक औद्योगिक नीति 2019-24 का हमने अभी 1 नवंबर को ही इसको शुरुआत की है, और इसमें काफी लचीलापन है। और यदि कोई 100 करोड़ से ऊपर का कोई इंडस्ट्री आता है तो जिस सेक्टर में वो ज्यादा छूट देना चाहती है, इसमें है कि अलग अलग सेक्टर में हम इतनी छूट देंगे, लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए और किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो छूट चाहते हैं, हम उसमें भी निगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और फिर सिंगल विंडो, वास्तविक रूप से सिंगल विंडो, केवल कहने के लिए नहीं है। हमको बिल्कुल प्रोफेशनली हमको व्यवहार करना होगा। हमारे अधिकारियों से मैंने कह दिया कि उद्योग विभाग है या दूसरे विभाग हैं, वो उद्योगपतियों के लिए, व्यवसायियों के सहयोग के लिए है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। हमारी जो नीति है वो सहयोगात्मक है, जितना ज्यादा है। और हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, और बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। वहां कोई, अभी पूरे देश में आग लगी, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। इतने शांतिप्रिय लोग हैं। सो ऐसे माहौल में मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ इज द प्लेस दैट वी ऑल वांट टू गो टू। इतना डायनामिक चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में और इतनी लचीली पॉलिसी जैसे वो कह रहे हैं उन्होंने फॉर्मुलेट करी हैं, हम सब लोगों को वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए।
तो मैं तो एक रेकमेंड करूंगी जी, एक इन्वेस्टमेंट समिट किया जाए वहां पे, और फिक्की आपके साथ जुड़ के इस समिट को करेगा ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। मैं स्वागत भी करता हूं और ये जिम्मेदारी आप वहन करें, इसका निवेदन भी करता हूं। थैंक यू। So ladies and gentlemen, I think that was a very lucid and a very clear vision for Chhattisgarh. हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। मैं आप सब लोगों को गुजारिश करूंगी कि जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा किया जाए। On behalf of the entire organization of FICCI, it's my pleasure and privilege to thank the Honorable Chief Minister, Shri Bhupesh Baghel ji. Namaskar aur bahut dhanyawad. His presence here has not just been invigorating but inspiring. Yesterday, Shri Anil Agarwal was here with us and told us about the importance of natural elements, minerals and mining. And उसने सिर्फ आपके स्टेट के बारे में नहीं बात कर रहे थे, मगर he specifically focused that the future is in the utilization of natural resources. And today we have the Chief Minister here with us today. I think it's a very significant point of a moving of focus towards looking at what we can do with natural resources. I must state from my personal experience that the skilled manpower in Chhattisgarh and the commitment of the Chief Minister, I was personally at a major skills development program and witnessed not just an energy and a dynamism in the state machinery, but also in the youth in that state. So it's a tremendous manpower and women power available in Chhattisgarh. That is one more point that I definitely would like to put forward. In the session that just concluded prior to this, a series... जी प्लीज आप बोलिए। मेरा निवेदन यह है, जैसे अनिल अग्रवाल जी के आपने उल्लेख किया, वो कोरबा जिला से आते हैं, उनका उद्योग वहाँ लगा हुआ है, एल्युमिनियम का प्लांट, लेकिन जो विकास है वो समावेशी होना चाहिए। हाँ जी। आप $5 ट्रिलियन के आप इकोनॉमिक ले आए, लेकिन यहाँ कुपोषण हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, तो फिर उस इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि कोरबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जहां सबसे बड़ी बड़ी कोयला की खदानें हैं, जहां 10,000 मेगावाट पावर के बिजली उत्पादन होता है, जहां एल्युमिनियम के प्लांट लगे हैं, हिंडाल्को बगल में उत्तर प्रदेश में हमारे बाल्को है। लेकिन हिंदुस्तान के जो 110 गरीब जिले हैं उसमें से कोरबा भी एक है। तो इसका अर्थ यह है कि हमने समावेशी विकास नहीं किया। हमको उस दिशा में भी काम करना होगा कि देश के कुपोषण है, भुखमरी है, गरीबी है और लोगों को रोजगार, ये सबको ये होना जरूरी है। गुजरात बहुत उन्नत प्रदेश है, लेकिन आप जो जितने भी सेक्टर आप देखेंगे, चाहे हेल्थ में, एजुकेशन में, सबसे निचले पायदान में, तो ऐसे विकास नहीं चाहिए। ऐसा विकास चाहिए जिसमें आपने मुझे सम्मानित किया और उसमें 5 बच्चों को मेरे नाम से भोजन कराएंगे। हमने छत्तीसगढ़ में यही किया कि छत्तीसगढ़ सुपोषित योजना शुरुआत की है, और जो हमारे यहाँ 37.5% बच्चे कुपोषित हैं, 41.5% महिलाएं एनीमिक हैं और 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि सारी इंडस्ट्री वहां है। तो हमको समावेशी विकास करना है, तब हम देश को 5 ट्रिलियन की तरफ ले जाएं, सबको साथ में लेके चलें, ऐसा मैं सोचता हूं। Definitely, and FICCI is committed to inclusive growth and to responsible capitalism, which we are practicing as many of its members. I would also like to add one important point, that in the session prior, it was said that despite the economy being bad, this time too shall pass. And various aspects of policy, innovation, digital, new methods were spoken about. But one of the single most powerful things for the movement towards a new economy is the power of entrepreneurship. And I think that is what
our Chief Minister here has said, inviting all of you to come, well prompted by Jyotsna Suri ji, but inviting everybody to look at getting a new energy and a new strength into investing in India, investing in the growth of the future and adding that to inclusive growth. So on behalf of all of you, we thank the Honorable Chief Minister. We appreciate the beautiful state. We look forward to visiting you and thank all of you for being a wonderful audience. Thank you, Jyotsna. अब भी रहे छोटकुन ब्रेक लेके ब्रेक के बाद फिर मिलबो आप मन को जाऊ जन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।